सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद और मैं हूँ हैदर अमान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको देख, शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत सिंध ने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद को वैक्सीन लगाने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि कमेटी को 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। और इसी हवाले से मजीद जानते हैं इक्तदार अनवर से। जी इक्तदार, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सिंध में जो हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन लाई गई थी उसे आम अफराद के लगाने के इंकशाफ के बाद सिंध हुकूमत ने इस बात की तहकीकात की कि आया ऐसा कहाँ हुआ है। तो मालूम ये चला कि डाउ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में 2 आम अफराद को ये वैक्सीन जो है लगाई गई है। डाउ यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है कि वो जो डॉक्टर हैं उनका डाउ यूनिवर्सिटी ताल्लुक नहीं है, जबकि वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। लेकिन दूसरी जानिब असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया और कहा कि जब ये बात सामने आई है तो डॉक्टर फैसल को जो कि NCOC की सरबराही कर रहे हैं, उन्हें कहा गया कि वो सिंध हुकूमत से राब्ता करें और उन्हें पाबंद करें कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और अगर वाक़या हुआ है तो उसकी इंक्वायरी की जाए। इस दौरान शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के अंदर कुछ तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की और ये तस्वीरें जो हैं वो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बेटी और दामाद की हैं। कहा यह गया है कि इन 2 लोगों ने ये वैक्सीन जो है वो सियासी असर रसूख से लगाई है। लेकिन सिंध हुकूमत ने डॉक्टर अनीला कुरैशी जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उन्हें मुअत्तल करके 3 रुकनी एक कमेटी बनाई है जो कि फैज़ अब्बासी की सरबराही में, और ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद मामला साफ तौर पर आवाम के सामने लाया जाएगा। जी PTI रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस मुकदमे में हलीम आदिल शेख समेत 250 नामालूम अफराद को नामजद किया गया, जबकि दूसरी तरफ एहसनाबाद में पानी चोरी में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक भी हलीम आदिल शेख से निकला। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मदाखलत पर कानून हरकत में आ गया। PTI रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेमन कोर्ट में फार्म हाउस का कुछ हिस्सा गिराने पर मज़ाहमत की गई थी, जिस पर थाना गडाब में हलीम आदिल शेख समेत 250 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में सड़क बंद करने, पुलिस से बदतमीजी और कार्य सरकार में मदाखलत की दफात शामिल हैं। दूसरी जानिब एहसनाबाद में पानी चोरी में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक भी हलीम आदिल शेख से निकला। कराची वाटर बोर्ड ने हफ्ते को SSU टीमों के हमरा एहसनाबाद में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। मुलजिम अफजल खान और इसके साथियों के हलीम आदिल शेख के साथ तस्वीर भी सामने आ गई हैं। मुलजिम K2 और K3 मंसूबे की 72 इंच कतर की मरकजी लाइन से पानी चोरी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 6-6 इंच के 2 कनेक्शन पकड़े गए। जेर जमीन टैंक्स में जमा पानी हेवी मोटर्स के जरिए न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, गुलशन मेमार और सिंधी होटल तक सप्लाई किया जाता था। दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात और इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में तजावुजात का खात्मा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद हलीम आदिल शेख की चीखें निकल गईं। वज़ीर आज़म से मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करता हूँ, ये उनकी जानिब से कहा गया है। वज़ीर बल्दियात और इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में तजावुजात का खात्मा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया जा रहा है। कुछ दिनों से कराची में ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव शुरू है, जो काबिल इज़्ज़त व एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर और सिंध गवर्नमेंट ने जो कहा है कि जहाँ भी इस तरह की इंक्रोचमेंट है उसको उठाया जाए। और इस वक्त तक मुख्तलिफ इज़ला में जो कराची में है 4000 से ज़ायद एकड़ जो हैं वो खाली कराए गए हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर ये फार्म हाउसेस बनाए गए, जो ज़मीन 30 साल लीज पर थी पोल्ट्री और डेयरी के लिए, और इन सब की लीज जो है वो भी ख़त्म हो गई है। कराची में गुर्जर नाले पर एक मरतबा फिर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी अमला गिराने की कार्रवाई न्यू कराची नाला स्टॉप से शुरू की जाएगी। पुलिस और रेंजर्स की मदद भी तलब कर ली गई है। हसन अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया। इंतजामिया ने एक बार फिर गुर्जर नाले पर बनी तजावुजात मिसमार करने के लिए कमर कस ली।
डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने न्यू कराची स्टॉप से ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां पकड़ ली, जिस पर मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। ऑपरेशन करें, कंपलसेट तो दें, कम से कम हम लोगों को कोई ऐसा मुतबादिल दें जहाँ पर जो है ना हम लोग वहाँ पे सुकूनियत करें, अपने बच्चों को ले जाएं, अपने घर वालों को ले जाएं। आईडी भी लिखे, देखो आगे नंबर, देखो मेरा घर, मेरा बाथरूम जाएगा तो मेरी तीनों छतें चली जाएंगी। ये तो देखा है ना, जब हम कह रहे हैं आईडी डालो तो वो कह रही हैं आ रहा नहीं है, आ रहा नहीं है। फिर आईडी क्यों नहीं डाली? जब उठाना चाहेंगे तो भाई जगह दे दे, इधर है ना जगह दे दे, उधर चले जाएंगे, 1 महीने पहले दे दो। कोई नहीं दे रहा यार, सब सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं, टीवी की हद तक है, बस मीडिया खेल रहे हैं सारे के सारे भाई। सुप्रीम कोर्ट और एनडीएमए के अहकामात पर नाले के दोनों अतराफ से तजावुजात गिराई जाएंगी। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की निगरानी में ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस की नफरी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। कराची में खेल के मैदान तबाह होने लगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस अवामी कॉलोनी में खेल का वाहिद मैदान जौहड़ बन गया। कराची की अवामी कॉलोनी में वाक़े वाहिद खेल का मैदान सीवरेज के पानी से भरा रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2.5 साल पहले तक यहाँ लोग वॉक किया करते थे और बच्चे क्रिकेट खेलते थे। पिछले 2 साल से हमारे जो है ना जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है। पिछले साल मेरी एक बच्ची का भी इंतकाल हो गया, तो उसके जनाजे के लिए हम लोग इतने परेशान हुए और यही पानी रोड पे भी निकल जाता है और यहाँ पे भी है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड में जितने भी बच्चे शाम के टाइम मदरसे से आके इधर ही खेलते हैं, लेकिन मुश्किल अभी इस वक्त कांटों के बीच में अगर खेलने जाए तो जाए, रास्ता मिल जाए तो मिल जाए, वरना सब के सब गलियों में ही घूमते रहते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जब बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं होगी तो वो आवारागर्दी ही करेंगे। सूरज लान का पानी है, ये सारा इन्होंने ग्राउंड की तरफ किया हुआ है, जो कि इधर जो है ना बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अब वो बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब वो नशों पे आदी हो गए। उसकी वजह क्या है, उनके पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जब ग्राउंड नहीं होगा, लाजमी बात है बच्चे जो है ना बुरे रास्ते पे चलेंगे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मैदान को इसकी असल हालत में वापस लाने का मुतालबा किया है। लाहौर में सजा खूबसूरत और मुनफरिद नस्ल के कुत्तों का डॉग शो, जिसमें 40 इकसाम के 150 कुत्तों ने हिस्सा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद डॉग शो में शरीक हुई। कोमल असलम की रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत और मुनफरिद नस्ल के कुत्तों के लिए डॉग शो। काले, सफेद, सुरमई और मुख्तलिफ रंगों के आला नस्ल के कुत्ते एक मुकाम पर जमा हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद डॉग शो देखने उमड़ आई। डॉग शो में हिस्सा लेने वाले कुत्तों के मालिकान का कहना था वो अपने कुत्तों का बेहद ख्याल रखते हैं। I go in Pakistan very happy. People fantastic, sympathetic, good, mid. Dog सुपर। डॉग शो के ऑर्गेनाइजर इम्तियाज शाह का कहना है कि इस डॉग शो में 40 नस्ल के 150 कुत्ते शामिल हैं। ये जो शो हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये पाकिस्तान जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब के ज़रिए एहतमाम हमने ऑर्गेनाइज किया है और ये हमारा 4था इस सीज़न का शो है जो हम लाहौर में कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो फाइनल कंपटीशन है, जो नेशनल लेवल पे सीगर शो होता है, वो 21 फरवरी को इस्लामाबाद में हम लोग कर रहे हैं। मेहमान खसूसी का कहना था कि इस किस्म के इवेंट से कुत्ते रखने के शौकीन अफराद को सीखने का बहुत मौका मिलता है। इस मौका पर पोजीशन होल्डर्स कुत्तों के मालिकान को तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स दी गई। इंटरनेशनल कैनल एसोसिएशन जो कि मॉस्को से ऑपरेट होती है, इनकी एफिलिएशन उसके साथ है, तो आई थिंक इस किस्म की एक्टिविटीज़ को पाकिस्तान में हमें प्रमोट करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू देम, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इस इवेंट पे बहुत मज़ा आया। इधर बहुत सारे डॉग्स देखने को मिले, जर्मन शेफर्ड्स। पाकिस्तान कैनल क्लब की जानिब से गुज़श्ता 4 साल से मुल्क के 8 शहरों में डॉग शो करवाए जा रहे हैं। डॉग शोज का एहतमाम कुत्तों से लगाव रखने वालों के लिए किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस को आइन और पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं कि रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। रज़ा रबानी बोले, ये काबीना आइन से खिलवाड़ कर रही है, ऑर्डिनेंस भी तजादात का मजमुआ है। में एक बहरानी कैफियत बना दी गई है। आपने देखा उन्होंने रातों रात ओवरनाइट ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, उससे मशरूत किया है, रेफरेंस से मशरूत किया है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है और इससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ या एक नेशनल डिबेट इस इशू के ऊपर नहीं इनिशिएट की। सेनेट को किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में हुकूमत ने नहीं लिया। जब तक इसके खद्दो खाल सामने नहीं आते तो खदशा यही है कि ये तरमीम उनको हिट कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस आइन पर बदतरीन हमला है।
یہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہے۔ حکومت کی طرف سے بل پیش کیے جانے کا مطلب ہے سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار آئین میں ترمیم کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عمران نیازی حکومت نے پاکستان کے آئین پر ایک اور حملہ کیا ہے۔ سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس ایک طرف پاکستان کے آئین پہ بدترین حملہ ہے تو دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بدترین حملہ ہے۔ یہ حکومت چند روز پہلے سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل پیش کر چکی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس بل کے پیش کیے جانے کا یہ صاف مطلب ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے طریقہ آئین میں ترمیم کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے صدارتی آرڈیننس مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سینٹ الیکشن کو مذاق بنایا گیا ہے۔ آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے، ان کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے، اس لیے اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا خدشہ ہے سینٹ میں 2018 کے الیکشن والا حال ہوگا۔ لحاظ سے وہ مسخرہ ہیں، مسخرہ۔ ایک طرف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ایک مسئلہ زیر سماعت ہے، ایک طرف الیکشن کمیشن نے جواب داخل کیا ہوا ہے کہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتا، دوسری طرف انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ اب ایسے موقع پر فوراً پروروگ کرنے کا لفظ استعمال کر لینا دنیا جانتی ہے کہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو کیا عدالت نہیں جانے گی اس بات کو؟ پاکستان کی ریاستی موقف کی انہوں نے نفی کی ہے۔ آج جس حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا اور جس پر انہوں نے خاموشی ظاہر کی، آج ہم کشمیر کا سیاسی مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں، آج ہم وہاں پر انسانی حقوق کا لڑ رہے ہیں۔ حکومت سندھ اور یو ایس ایڈ کے تعاون سے سندھ کے 80,000 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بنیادی تعلیم کی فراہمی کا یہ منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یو ایس ایڈ کے سندھ و بلوچستان میں ریجنل ڈائریکٹر جیمز پیرس نے ورچوئل سیمینار سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں صوبائی حکومت کے اشتراک سے بیسک ایجوکیشن پروگرام ایک بڑا قدم ہے۔ We're especially proud to be in support of the initiatives that the government of Pakistan put in. And working as a partnership, we've had a long partnership. سینئر آفیسر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ مسٹر سٹیون سوزنس نے کہا کہ سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام سے نہ صرف ضرورت مند طلبہ بلکہ خواتین کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ This kind of partnership is really shines as a way of showing that how Pakistan and the United States can work together. And I think, you know, in broadly in education, it's such an important field for both of us, for both our countries. سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے تحت یو ایس ایڈ کا 106 تعلیمی ادارے تعمیر کرنے کا پروگرام ہے، جن میں سے اب تک 73 تعلیمی اداروں کی تکمیل ہو چکی ہے، جبکہ 33 تعمیری مراحل میں ہیں۔ ان سکولوں کی تعمیر سے سندھ کے 10 اضلاع میں تقریباً 80,000 طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع مل رہا ہے۔ مجلس احرار الاسلام پاکستان کے امیر مولانا سید عطا المحمد بخاری کو ملتان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جنید انور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مجلس احرار اسلام کے امیر سید عطا المحمد بخاری کی نماز جنازہ ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ سید عبد المنان بخاری نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک، سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، سابق ڈپٹی میئر منور احسان قریشی، لیگی رہنما عامر منظور انصاری، عثمان خان بابر شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر اورنگزیب شہزاد، عبد الرزاق، سجادہ رشید خان کا سراجیہ، خواجہ خلیل احمد، مولانا پیر عابد، مولانا سلطان محمود ضیاء، مولانا کفایت اللہ، مولانا حبیب الرحمان ہاشمی، عرفان الحق حقانی، عاصم خان، شفیق اللہ بدری، قاری حنیف جلندری، سید کفیل بخاری اور عطا اللہ بخاری شریک ہوئے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی بڑی صاحبزادی حادثے میں زخمی ہو گئی۔ ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق مہر النساء کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی بڑی بیٹی حادثے میں زخمی ہو گئی اور ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مہر النساء کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہے، جہاں ان کی حالت ڈاکٹرز کی جانب سے خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔